हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनिट 4 हमारे यूसी नेट पेपर 1 का कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं और इसका ये क्लास नंबर 3 है। तो तीसरा हमारा ये लेक्चर है कम्युनिकेशन का और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इसका पार्ट 1 है ये। तो इसका यानी कि एक और पार्ट आएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना वो हम देखेंगे वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो इन इसके कॉन्ट्रास्ट में कि जो वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स हैं उसके कॉन्ट्रास्ट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा और कैसे हम वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स को यूज़ करके और हम अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं। एक पूरा लेक्चर इसको हम डेडिकेट कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगे। आप जो है एंड तक बने रहिए और इस लेक्चर को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है पूरे लेक्चर में। अगर आपको इंटरेस्ट है मेरे बारे में कुछ जानने का तो यहाँ पर मेरे बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारे बैच का डिस्क्रिप्शन और देखिए स्ट्रक्चर्ड क्लासेस चली रही हैं, डिटेल्ड में टॉपिक कवरेज होता ही है, आपको मालूम है। बाइलिंगुअली नोट्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और टेलीग्राम पर ज्ञानस्थली को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं मैम, तो वो ज़रूर करिए, है ना। देखिए हमारा जो टेलीग्राम पर ज्ञानस्थली का ये हैंडल है ना, ये GYANSTHALI है, यहाँ पर एक ए ऐड कर लीजिए। और व्हाट्सएप पे जो ये नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरी कंसर्न हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इसके साथ यूट्यूब पे ज्ञानस्थली क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लास नंबर 3 इफेक्टिव कम्युनिकेशन और हम कॉन्ट्रास्ट किस चीज़ का रखेंगे आज, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के संदर्भ में हम देखेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कम्युनिकेशन होता है, इसको हम देखेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि भाई जो ये इसका एटामोलॉजिकल मीनिंग है तो कम्युनिकेयर वर्ड से आया था और इसका मतलब होता है क्या, कॉमन ग्राउंड पे ले आना, है ना, कॉमन करना, टू मेक कॉमन समथिंग, टू मेक समथिंग कॉमन या फिर टू कम्युनिकेट, ठीक है। यानी कि आप जो है अगर संचार कर रहे हो, अगर किसी से आप जो है ना बातचीत कर रहे हो, अपने चीज़ों को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, ठीक है, आइडियाज़ को अगर लोगों तक पहुंचा रहे हो तो यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। देखिए ये कम्युनिकेशन जो है ना एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक बहुत ही ज़्यादा इंट्रिकेट प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है और बहुत ज़्यादा गतिशील प्रक्रिया है। और इसी के साथ ये मल्टी फेसेटेड प्रक्रिया भी है, यानी एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक। और इसमें वर्बल एलिमेंट्स का भी यूज़ होता है, नॉन वर्बल एलिमेंट्स का यूज़ होता है। और वर्बल में भी मौखिक और लिखित दोनों का यूज़ होता है और नॉन वर्बल में आपके बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपका जेस्चर, आपका इमोशनल कनेक्ट जो है वो कैसा है और इसके साथ साथ आपका फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, सारे एलिमेंट्स जो है ना ये कम्युनिकेशन को आपके अफेक्ट करते हैं। देखिए अगर आप अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाना चाहते हो, इफेक्टिव बनाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने मैसेज को ना सही ढंग से, एक्यूरेट ढंग से, यानी सटीक रूप से संप्रेषित करें, उसको कन्वे करें और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस बिल्ड करें ताकि आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। यानी कि आप क्या करो, आप एक मजबूत पारस्परिक संबंध भी विकसित करो और सटीक रूप से अपने संदेशों को संप्रेषित करो, एक्यूरेट तरीके से कन्वे करो अपने मैसेजेस को, ताकि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बन सके। तो हम अब डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में कि देखिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंट्रास्टिंग फीचर्स क्या हैं, कैसे ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करती हैं। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। यहाँ पर हम स्पोकन यानी मौखिक और रिटन यानी लिखित शब्द से, जो शाब्दिक कम्युनिकेशन हम करते हैं ना, जो शब्द का यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसका यूज़ करके, स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स का यूज़ करके अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं, अपने आइडियाज़ को कन्वे करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं लोगों से, है ना। जो इसका दूसरा पॉइंट है वर्बल कम्युनिकेशन का, क्लैरिटी। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना ये एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप कह देते हो वर्बली अगर कोई चीज़ कर रहे हो। देखिए अगर आप इशारों से कुछ कहोगे तो कोई और कुछ और समझेगा, वहाँ पर इंटर कल्चरल बैरियर भी आ सकता है, जहाँ पर अगर किसी कल्चर में कोई साइन जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है तो कहीं पे ये नेगेटिव भी माना जा सकता है। और इसके लिए आप जो है ना
एक्सप्लिसिट तरीके से अपने बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाओगे, इम्प्लिसिटली हो पाएगा वो। और इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन का अगर आप यूज़ करते हो, अगर आप शाब्दिक संचार का यूज करते हो ना, तो वहाँ पर आप जो है क्या करते हो, एक्सप्लिसिट तरीके से अपने बातों को कह पाते हो बहुत स्पष्ट रूप से। और इससे क्या हो पाता है ना कि बहुत ही प्रिसाइज, ठीक है, यानी सटीक तरीके से डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जो है आप दे पाते हो, विवरण जानकारी प्रदान कर पाते हो, जिससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। यहाँ पर लैंग्वेज का यानी भाषा का इस्तेमाल होता है, और इससे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी आप सिंपल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। आप भाषा का बेहतर इस्तेमाल करके और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी सिंपल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, और इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन को वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। और इससे क्या होता है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है। हम पढ़ ही रहे हैं यही कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कैसे वर्बल और नॉन वर्बल के कॉन्ट्रास्ट में काम करता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है विद द हेल्प ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा है कि देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन जब भी आप करते हो ना, तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, वर्बल फीडबैक मिल जाता है। कि यहाँ पे पॉसिबल होता है कि भाई आप अगर कुछ किसी से आप कुछ कह रहे हो, अगर उसको नहीं समझ में आया तो वो सामने से पूछ देगा कि क्या बोला आपने, तो उससे क्लियर हो जाएगा। फीडबैक के थ्रू जो है वो समझ जाए, आप भी समझ जाओगे कि आपका मैसेज सही तरीके से कन्वे हुआ कि नहीं, है ना। और इससे क्लैरिफिकेशन आ जाता है, जो स्पष्टीकरण है वो हो जाता है। और अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ एडजस्ट करना है, ठीक है, और क्योंकि देखिए आपने पढ़ा था ना कि कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है और एवर चेंजिंग है ये, ठीक है, हमेशा ये बदलता रहता है। अगर आपने कुछ गलत कम्युनिकेट किया, सामने से कुछ फीडबैक मिला, तो आप बदल के उसको और फिर से वापस से कम्युनिकेट करोगे ताकि सही मैसेज पहुंच सके। और इसीलिए आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करते हो कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो तो, और इससे आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। तो फीडबैक आपको वर्बल कम्युनिकेशन में मौका मिलता है देने का। अगर हम चौथे पॉइंट को देखें तो कल्चरल वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस जो है ना, अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। अभी देख लो कि हमारे ही इंडिया में ही देख लो कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते हैं। हिंदी भी अलग अलग तरीके से बोली जाती है, इंग्लिश भी अलग अलग तरीके से बोली जाती है। अगर आप मैथिली बोल रहे हो, अगर आप कोंकणी बोल रहे हो, उड़िया बोल रहे हो, आप बंगाली बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो, अलग अलग तरीके से, है ना। और उसका डायलेक्ट भी अलग अलग हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अगर बंगाली बोल रहे हैं तो वो अलग तरीके का बंगाली बोलेंगे, अगर दूसरे एरिया के लोग बोल रहे हैं तो वो अलग तरीके का बंगाली बोल सकते हैं। और इससे देखिए अलग अलग डायलेक्ट बनता है, ठीक है, मतलब बोलियाँ, जो बोली होता है ना, भाषा तो होता ही है, भाषा अगर सेम भी है तो बोली बदल सकता है। और इससे भी भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि अगर डायलेक्ट भी चेंज हो रहा है, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तो हो सकता है आपका कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो। और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो भी बहुत डाइवर्स है, और इस वजह से कल्चरल वेरिएशंस जो है वो भी इफेक्ट करता है आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। तो कल्चरल वेरिएशन होने की वजह से लैंग्वेजेस जो है वो बदलते हैं, डायलेक्ट्स बदलते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, अगर इफेक्टिव आपको बनाना है तो वर्बली अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इन कल्चरल वेरिएशंस का भी ध्यान रखना होता है। और पांचवा पॉइंट देखें तो फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, वो फॉर्मल से लेकर यानी मौखिक संचार जो है ना, औपचारिक से लेकर पेशेवर सेटिंग में अनौपचारिक तक, यानी कि इनफॉर्मल तक। अगर आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में हो तो आप एक फॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, अगर इनफॉर्मल यानी कि अगर कैजुअल कन्वर्सेशन अपने दोस्तों के साथ कर रहे हो तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे। और ये दोनों तरीके वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। इन दोनों में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आप जो है ना इसको देख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। वर्बल कम्युनिकेशन एक डाइवर्स टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें आप अलग अलग तरीके का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी इसमें सेम इसी वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में यूज़ कर सकते हो। फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग अलग अलग जो है चीज़ें आप यूज कर सकते हो। तो अनौपचारिक और औपचारिक दोनों ही तरीके का कम्युनिकेशन आप कर सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू। अब हम आ जाते हैं कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, और कैसे जो है वो उसका इस्तेमाल करके आप अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो। इसके पहले हम देखेंगे परिभाषा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो देखिए जो डेफिनेशन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वो ये है कि यहाँ पर आप जो है ना मैसेज को ट्रांसमिट करते हो बिना शब्दों के इस्तेमाल के, ठीक है। यहाँ पर गैर शब्दिक इसे बोलते हैं या फिर अशाब्दिक बोलते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हो, चाहे रिटन वर्ड हो चाहे मौखिक तरीके से वर्बली अगर आप बोल के कुछ कह रहे हो या फिर लिख के कुछ उनका इस्तेमाल नहीं करते हो। यहाँ पर टोटली आप बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हो, आप फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हो, कोई भी इशारे देते हो, आप जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आप अपने हाव भाव से, अपने नॉन वर्बल क्यूज़ से, ठीक है,
अपने क्या करते हो, अपने हाव भाव से भी कम्युनिकेट करते हो, और उससे भी ये पता चलता है कि हाँ आप जो है किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो कि नहीं, कोई चीज़ आपको समझ में भी आई कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग आपका अंडरस्टैंड कर पाए कि नहीं आपने कोई कॉन्सेप्ट को। ये सारी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये वर्बल कम्युनिकेशन को मजबूत बनाती हैं। अगर आप वर्बल प्लस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो एक साथ, तो आपका कम्युनिकेशन और बेहतर बनेगा, अगर इन दोनों के पॉजिटिव्स को आप यूज़ कर रहे हो तो। देखिए ये ना, जैसे हमने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो एक्सप्लिसिट था, स्पष्ट, वहाँ पर स्पष्ट रूप से आप कम्युनिकेट करते हो तो पता चलता है, वहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। ये इम्प्लिसिट नेचर का है, अंतर्निहित प्रकृति होती है इसकी। यहाँ पर जो है ना, देखिए जो गैर मौखिक संकेत है, जो नॉन वर्बल क्यूज़ है ना, अक्सर ये अंतर्निहित होती हैं, यानी इम्प्लिसिट होती हैं। और इसको समझने के लिए ना बहुत ज़्यादा, आप अगर एक्सपर्ट हो तो आप समझ जाओगे। आप जो है जो भी इमोशंस हैं, जो भी मीनिंग्स हैं, उसको समझने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए। कई बार जो है आप उन क्यूज़ को, नॉन वर्बल क्यूज़ को ना इग्नोर कर देते हो, क्योंकि आपको आदत हो गया है कि आप जो है ना शब्दों का ही सिर्फ जो बोल के अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको ही समझ पाओ। और इसीलिए इसका इम्प्लिसिट नेचर ही थोड़ा सा इसके लिए एक नेगेटिविटी भी लाता है अपने साथ। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अंतर्निहित होता है, खुद में ही होता है, मतलब इसको ये जो है ज़्यादा उभर के सामने नहीं आता, स्पष्ट नहीं होता लोगों के सामने, और इसीलिए जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, है ना, कि आपने कुछ कम्युनिकेट किया। तीसरा है कि देखिए यूनिवर्सलिटी है। कई बार जो है नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बेसिक इमोशंस को दर्शाते हैं, और इनको अक्रॉस द कल्चर सेम माना जाता है। अगर आप नॉड करते हो यस में, अगर ये यस में ऐसे वर्टिकली नॉड करते हो, अपने सिर को हिलाते हो यस में, तो इस चीज़ को जो है अक्रॉस द ग्लोब, चारों तरफ पूरे दुनिया में यस माना जाता है कि हाँ ये आप यस कह रहे हो। अगर अपने सिर को ऐसे हॉरिजेंटली नॉड कर रहे हो तो इसका मतलब होता है नो, है ना। तो ये चीज़ें तो यूनिवर्सल हैं। इन चीज़ों को कई बार ये बेसिक इमोशंस को दर्शाती हैं। आप जो है रो रहे हो, आप हंस रहे हो, लाफ कर रहे हो, कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना पूरे वर्ल्ड वाइड सेम होती हैं अक्रॉस द कल्चर, और इससे एक शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस पैदा होता है। एक साझा मानवीय अनुभव जो है उसमें योगदान देता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हम सब ह्यूमंस को, चाहे वो ग्लोब में कहीं भी रहते हों, किसी भी रेस, जेंडर, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हों, हम सबको एक तरीके से, एक धागे में पिरोता है, एक तरीके से हमें आपस में जोड़ के रखता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक पॉजिटिव पार्ट है। वही अगर हम बात करें फीडबैक चैलेंजेज होती हैं यहाँ पे। देखिए नॉन वर्बल जो क्यूज़ है ना, जो गैर मौखिक संकेत हैं, हमेशा जो है ना यहाँ पे इमीडिएट फीडबैक, तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा तत्काल प्रतिक्रिया नहीं प्रदान होता है। वहीं वर्बल कम्युनिकेशन में आप बोल के बता देते हो ना, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रिसीवर जो है वो समझ पाया कि नहीं, आपने जो भी चीज़ बतानी चाहिए, तो रिस्पॉन्स अगर सामने से बढ़िया नहीं आएगा, अगर नॉन वर्बली तरीके से आएगा, तो हो सकता है आप भी ना समझ पाओ, और आप अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला ही ना समझ पाए। तो यहाँ फीडबैक का तो चैलेंज होता है, आपको पता ही नहीं चल पाता। अगर कोई बोल के कुछ बता दे रहा है तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कोई इशारों से कुछ कह रहा है, या फिर अगर कोई चीज़ ऐसी बोल रहा है जो कि वो दर्शाना ही नहीं चाहता, लेकिन आप अगर उसको कैच करना चाहते हो, तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है, और इसके लिए ये जो फीडबैक का चैलेंज है वो रहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब देखेंगे हम कॉन्ट्रास्ट में और इंटीग्रेशन में कि देखिए वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स जो है कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसको हम एक संदर्भित तरीके से, एक संदर्भ में देखेंगे, और जोड़ के एकीकृत तरीके से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी। तो वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स जो है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन दोनों को, वर्बल प्लस नॉन वर्बल जो है, इन दोनों को अगर आप जोड़ के इस्तेमाल करो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाता है, ठीक। और देखिए एक इंस्टेंस के लिए, एक एग्जांपल के लिए देखें तो एक स्माइलिंग फेस है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और किसी को, अगर किसी की तारीफ़ कर रहे हो, तारीफ़ करते समय अगर आप मुस्कुरा भी रहे हो, तो उससे क्या होगा ना कि एक सकारात्मक मौखिक संदेश जो है वो पहुंचेगा। अगर आप मान लो बहुत ही बेकार तरीके का मुंह बनाए हो और बोल रहे हो यार बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, और बहुत ही सैड मुंह बनाए हुए, तो इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप स्माइल कर रहे हो और उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसी की तारीफ़ कर रहे हो ना, तो एक काफ़ी पॉजिटिव वर्बल मैसेज जाता है। तो वो भी कि भाई आपने स्माइल किया, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, और वही अगर आपने कॉम्प्लीमेंट किया किसी को वर्ड्स का इस्तेमाल करके, तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो इन दोनों ने कॉम्प्लीमेंट किया एक दूसरे को, और इससे एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचा, है ना।
वही अगर हम सेकंड पॉइंट पे आए तो ये देखें कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि मौखिक और गैर मौखिक यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल जो संकेत हैं, जो क्यूज़ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा विरोधी संदेश दे सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज दे सकते हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो हो सकता है कि कोई है जो स्माइल कर रहा हो और स्माइल करने के साथ जो है ना वो रिजेक्ट कर दे किसी चीज़ को, है ना, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, और वो अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं और जाने के बाद उन्होंने, आप जैसे अवार्ड उनको देने के लिए गए तो उन्होंने स्माइल किया, आपको लगा कि हाँ ठीक है वो अवार्ड रिसीव करने वाले हैं, और उन्होंने बोला कि सॉरी आई कैन नॉट रिसीव दिस अवार्ड, तो वो एक रिजेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल मिल गया, कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज हो गया कि भाई स्माइल किया तो इससे ये लगा कि हाँ भाई नॉन वर्बली तरीके से वो रेडी हैं फॉर रिसीविंग द अवार्ड, बट उन्होंने रिजेक्ट किया तो उनके शब्द कुछ और कह रहे थे और उनका जो हाव भाव है, उनका चेहरा है, वो कुछ और कह रहा था। तो कई बार ऐसा होता भी है, और ये जो है कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिल जाते हैं इनके इंटीग्रेशन से, इनके एकीकृत तरीके से इनका इस्तेमाल करने से। अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें तो देखिए कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी यानी प्रासंगिक निर्भरता होती है। इसमें देखा कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज इज़ हाईली कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी कि जैसे हम गैर मौखिक संकेतों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा संदर्भ निर्भर है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं कि कैसा इनको इंटरप्रेट किया जा रहा है, ठीक है, कैसे इनको समझा जा रहा है। जो नॉन वर्बल क्यूज़ देते हैं हम, जो गैर मौखिक संकेत मिलता है, वो बहुत कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसीलिए ये जो है ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है ना कि ओवरऑल सिचुएशन को हम देखें, ना कि हम तुरंत के किसी चीज़ को देख के और हम जज करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हम पूरे ओवरऑल सिचुएशन को देखें कि क्या हुआ, समग्र स्थिति पर विचार करने पर महत्व दें, और हम देखें कि कैसा एक सिचुएशन बना जिस वजह से वो नॉन वर्बल क्यू हमें मिला, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद देखें तो एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलनशीलता। तो देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स जो होता है ना, वो बैलेंस क्रिएट करते हैं किस चीज़ के बीच में, देखिए परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए वर्बल और प्लस नॉन वर्बल। तो इन दोनों का अगर आप सही अनुपात में, सही रेशियो में इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा ना नॉन वर्बल तरीके से मैसेज कन्वे करो ना वर्बल तरीके से, दोनों को अगर सही ढंग से सही अनुपात में इस्तेमाल करो तो आपका कम्युनिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। और वही आज का हमारा टॉपिक भी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यानी अनुकूलनशीलता। और अगर देखोगे आप, जो सबसे बेहतर कम्युनिकेटर्स हैं, जो सबसे अच्छा एंकर होते हैं, जो सबसे बढ़िया जो है पॉडकास्टर होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है ना एक बैलेंस क्रिएट करते हैं अपने वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स के बीच, और मैसेज के नेचर के ऊपर बेस्ड जो है वो काम करते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि ऑडियंस की नीड क्या है, जो भी वहाँ पर दर्शक हैं वो क्या चाहते हैं और उनकी नीड क्या है उसको वो समझते हैं। वो किस भाषा में वो समझेंगे, वो हिंदी समझ रहे हैं कि इंग्लिश समझ रहे हैं, वो दोनों का मिक्स समझ रहे हैं, उन चीज़ को वो अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट में वो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो संचार करते हैं, ठीक है। और इसीलिए वो बेहतर कम्युनिकेटर हैं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स माने जाते हैं। जो कई बार आप देखते हो ना कि स्पीकर्स होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, तो इनके इतने फॉलोअर क्यों हैं, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो अपने ऑडियंस के नीड्स को समझते हैं, अपने ऑडियंस को ये समझते हैं कि वो किस भाषा में समझेंगे, उनको किस तरीके से जो है उनको मोटिवेट किया जाए, उनको किस तरीके से अपने बात को बेहतर ढंग से समझाया जाए, है ना। तो अडेप्टेबिलिटी आती है, यानी आप अडाप्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द मैसेज, आप कैसा मैसेज देना चाहते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडियंस का जो है स्किल कितना है, वो कितना समझ पा रहे हैं, वो कितने, उनका कॉमन सेंस कितना है, उन सारी चीज़ों को अगर आप समझ पा रहे हो ना तो आप बेहतर कम्युनिकेशन कर पाओगे और एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाओगे। पांचवा, हम अगर कॉन्ट्रास्ट और इंटीग्रेशन वाले पॉइंट में देखें तो इमोशनल इम्पैक्ट। तो देखिए जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना, ये एक्सप्लिसिट तरीके से इन्फॉर्मेशन को तो साझा कर देता है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से जानकारी को तो साझा कर देता है। वही अगर नॉन वर्बल एलिमेंट की बात करें ना, तो ये इमोशनल इम्पैक्ट डालता है मैसेज पे। आप कैसे कोई बात कह रहे हो, एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है, तो जिन अलग तरीक़ों से कहा जा सकता है ना, वहाँ पर नॉन वर्बल एलिमेंट्स का बहुत यूज आता है। अगर आप
बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से कोई बात को कह पा रहे हो तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे लोगों से। आप बहुत ज़्यादा रूड तरीके से किसी बात को कहोगे तो लोग आपसे कनेक्ट नहीं होंगे और आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप इमोशनल इम्पैक्ट को समझें और उसको यूज़ करके अपने जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाएं, इफ़ेक्टिव बनाएं। तो देखिए, संक्षेप में अगर देखें, अगर हम समरी देखें, कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष क्या निकलता है आज के इस लेक्चर का, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, एक डायनेमिक इंटरप्ले है। एक जो है ना क्या है, एक गतिशील परस्पर क्रिया है। और इसमें किसके बीच की डायनेमिक इंटरप्ले है? ये वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स का। ठीक है, तो हमने देखा कि बैलेंस तौर पे अगर यूज़ करें हम वर्बल प्लस नॉन वर्बल एलिमेंट्स, तो उससे हमारा कम्युनिकेशन जो है ना वो बेहतर बनता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हम कर पाते हैं। और इसी नुआंसेस को अगर हम समझ पाते हैं ना, इन्हीं छोटे चीज़ों को अगर समझ पा रहे हैं, तो इससे हम एक बेहतर कम्युनिकेटर बन पाएंगे और अपने मैसेज को बेहतर तरीके से, सही ढंग से, बहुत ही स्पष्ट रूप से और बहुत ही ज़्यादा जो है बेहतर तरीके से ना एक मीनिंगफुल कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे अपने ऑडियंस से। एक जो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा संचार हो पाएगा और ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर बनेगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो हमने देखा कि कम्युनिकेशन जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाएंगे अगर हम नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन जो है इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल बैलेंस में करते हैं ना, तो उससे ओवरऑल जो है हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव बनता है बहुत ज़्यादा और हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और अगर उनके फीडबैक को ले पाते हैं, अगर हम अडाप्टेबिलिटी ले आ पाते हैं ना अगर, तो इससे भी कि हम बदलते जैसे जैसे हमारा नीड बदलता है, ऑडियंस के नीड को हम समझ पाते हैं। इसके साथ साथ हम जो है कैसा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जो टाइप ऑफ मैसेज है वो कैसा है, इन सारे चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना जो है ओवरऑल कम्युनिकेशन बेहतर बना पाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और अब हम आज के क्वेश्चन आंसर राउंड पे चलते हैं। और देखिए बहुत ही ज़्यादा संक्षेप में और बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही डिटेल में हमने डिस्कस किया इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रास्टिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स। ये हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? मौखिक संचार की विशेषता क्या है? तो देखिए, मौखिक संचार क्या इम्प्लिसिट तरीके का होता है, क्या अंतर्निहित होता है क्या इसका प्रकृति, या फिर ये रिलाई करता है नॉन वर्बल क्यूज़ पे, यानी कि गैर मौखिक संकेतों पर निर्भर करता है क्या, यहाँ पर स्पोकन और रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है क्या, बोले गए या लिखित शब्द का शामिल है, या फिर ये सार्वभौमिकता होता है, यहाँ पे यूनिवर्सलिटी होता है? एक बार सोचिए, सोच के आप जो है आप जवाब दीजिए। हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो देखिए, आई होप कि आपने जो है इस चीज़ को समझ गए हो। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने अपने मन में सोच लिया हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए जहाँ ही वर्बल आ रहा है ना, तो वर्बल मतलब कि यहाँ पर आप जो है ना वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे और वर्ड्स जो है ना इधर रिटन हो सकते हैं और या फिर स्पोकन हो सकते हैं, तो या बोल के या लिख के, है ना। तो इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन ये होगा सी, इन्वॉल्व स्पोकन और रिटन वर्ड्स, यानी बोली गए और लिखित भाषा शामिल है। इम्प्लिसिट नेचर की अगर बात करें ना, तो देखिए जो वर्बल होता है ना, वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक्सप्लिसिट नेचर का होता है। एक्सप्लिसिट नेचर मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से आप कर पाते हो वर्बली विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। वही अगर हम बात करें नॉन वर्बल क्यूज़ की, तो जिन पे रिलाई करता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ होगा तो ये भी गलत। और यूनिवर्सलिटी जो होता है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सार्वभौमिकता होती है, क्योंकि जो बेसिक इमोशंस है ना, बेसिक इमोशंस ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होते हैं। रोना, हंसना, सैड होना, हैप्पी होना, नॉड करना, ये सारी चीज़ें तो सेम ही होती हैं। तो इसलिए ये यूनिवर्सलिटी जो है नॉन वर्बल क्यूज़ में आती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है नहीं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट इज अ चैलेंज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? गैर मौखिक संचार का कौन सा पहलू एक चुनौती है? तो यहाँ पर देखिए चैलेंज पूछ रहा है और वो भी किसका? नॉन वर्बल का, है ना। तो नॉन वर्बल का चैलेंज क्या हो सकता है? क्या इमीडिएट फीडबैक इसका चैलेंज है? तत्काल प्रतिक्रिया इसका चैलेंज है?
एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन क्या इसका चैलेंज है, यूनिवर्सलिटी क्या इसका चैलेंज है, या फिर क्लैरिटी क्या इसका चैलेंज है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तत्काल प्रतिक्रिया, स्पष्ट जानकारी, सार्वभौमिकता या फिर स्पष्टता। जो है आप सोचिए, 5 सेकंड का आपको समय देता हूं और सोच के इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है ना, आप एक तरीके से देखोगे तो मल्टीपल करेक्ट आंसर्स में हो सकते हैं। तो अगर आपके इसमें आपने अगर 2 ऑप्शंस या जो है ये किया, सही किया है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन सही ही माना जाएगा। तो देखिए इसका सबसे पहला इमीडिएट फीडबैक इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर चैलेंज होता है क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको इमीडिएट फीडबैक नहीं मिल पाता है ना। तो जो आपको प्रतिक्रिया चाहिए तत्काल, ताकि आप अपना अडेप्टेबिलिटी रेट बढ़ा सको, अपने कम्युनिकेशन में आपने क्या गलतियाँ की उसको सुधार सको, या फिर अगर आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो सही ढंग से पहुँचा कि नहीं उसको जान सको, तो वो इमीडिएट फीडबैक यहाँ जो है एब्सेंट होता है। और दूसरा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है क्लैरिटी। तो यहाँ पे लॉस ऑफ क्लैरिटी तो होती ही है, ठीक है, कि यहाँ पर क्लैरिटी की कमी होती ही है, क्योंकि देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होता है, स्पष्ट रूप से ये नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा ना इम्प्लिसिट नेचर का होता है, एक्सप्लिसिट नेचर का नहीं होता है, तो इम्प्लिसिट नेचर का होता है, और इसीलिए ये भी इसका एक चैलेंज होता है, ठीक, कि ये इम्प्लिसिट तरीके से होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है अगर ये है तो ये सही है। बाकी एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन जो है एक तरीके से देखें तो ये चैलेंज में ही आएगा, लेकिन चैलेंज नहीं भी है, क्योंकि देखिए इम्प्लिसिट नेचर जो है ना वो एक तरीके से वो सही भी है नॉन वर्बल के लिए। अगर हर चीज़ आप बोल के ही बताओगे, ज़्यादा ही एक्शंस लाने लगोगे ना, तो वो भी आपके कम्युनिकेशन को बेकार कर देगा। तो इसीलिए ये नहीं होगा। और यूनिवर्सलिटी जो है ये इसका चैलेंज नहीं है, बल्कि एक इसका जो है ना पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव पार्ट है इसका, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा या तो तत्काल प्रतिक्रिया और या तो स्पष्टता, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी अगर आपने किया तो सही माना जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मौखिक संचार में संभावित गलतफहमियों में क्या योगदान देता है। पहला है यूनिवर्सलिटी यानी सार्वभौमिकता, दूसरा है औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी, तीसरा है निहित प्रकृति यानी इम्प्लिसिट नेचर, और चौथा है फीडबैक चैलेंजेज यानी फीडबैक की चुनौतियाँ। इनमें से चारों में से सही आंसर क्या होगा, सोचिए, 5 सेकंड का वक्त है, सोच के बताइए। तो देखिए व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग इन वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसमें जो मौखिक संचार है इसमें संभावित गलतफहमियों में क्या योगदान देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखिए, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो जो फॉर्मेलिटी है यही जो है ना मौखिक संचार में संभावित गलतफहमियों में योगदान देता है। जब भी आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हो ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या कंट्रीब्यूट करता है, फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। अगर आप बहुत ज़्यादा औपचारिक तरीके से कुछ कम्युनिकेट करोगे, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी लाओगे ना, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी होने के चांसेस इसलिए ही हो जाते हैं ना, क्योंकि देखिए आप अपने चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाओगे, आप बहुत ज़्यादा सिस्टम के चक्कर में ही पड़ जाओगे, और इस वजह से ही जो है वर्बल कम्युनिकेशन के मिसअंडरस्टैंडिंग में ये इसका जो है सबसे बड़ा हाथ है, जो है फॉर्मेलिटी का। ठीक, यूनिवर्सलिटी ये नॉन वर्बल का है, नॉन वर्बल के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट होता है यूनिवर्सलिटी। इम्प्लिसिट नेचर नॉन वर्बल का है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट। और फीडबैक चैलेंजेस तो होता ही नहीं है वर्बल में, ये भी नॉन वर्बल का है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो ऐसे भी अगर आप चाहो तो एक एक ऑप्शन को हटा के भी आप इसको सही कर सकते थे। तो बहुत ज़्यादा औपचारिक भी नहीं होना चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो। अगर आप स्पष्टता से अगर अपनी बातों को रखना चाहते हो ना, तो मिक्स करना होगा आपको, और वर्बल और नॉन वर्बल का, और बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं और इनफॉर्मल भी नहीं। अगर फॉर्मल होने का आपका बात कर रही है, फॉर्मल तरीके से करना भी है, तो आप जो है ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि बहुत ज़्यादा जो है ऐसे अपने बात को सही ढंग से रख ना पाएँ और इस वजह से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ख़राब कर दें। चौथा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट वे डू नॉन वर्बल क्यूज इम्पैक्ट कम्युनिकेशन। गैर मौखिक संकेत किस प्रकार संचार को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इमीडिएट फीडबैक, दूसरा है एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन। पहला इमीडिएट फीडबैक यानी तत्काल प्रतिक्रिया, दूसरा एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन यानी स्पष्ट जानकारी, तीसरा है कन्वे सटल नुआंसेस यानी सूक्ष्म बारीकियों को बताएं, और चौथा है फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता। सही आंसर क्या होगा, सोचिए, सोच के बताइए। देखिए
नॉन वर्बल क्यूज़ में इमीडिएट फीडबैक तो आपको मिलता ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन तो आप वर्बल में करते हो, ये भी यहाँ नहीं होगा। फॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पे नहीं होता है, वर्बल में ही होता है। तो यानी कि जो कन्वे सटल नुआंसेस, बहुत सूक्ष्म बारीकियों को जो है ना आप बता देते हो नॉन वर्बल क्यूज़ के थ्रू। आप जो है अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू कन्वे कर देते हो छोटी छोटी चीज़ों को भी, और ये आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती हैं। तो इसीलिए सटल नुआंसेस, एक सूक्ष्म बारीकियों को अगर आप कन्वे करना चाहते हो ना, तो उनके लिए नॉन वर्बल क्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, वाई इज़ अडेप्टेबिलिटी क्रूशियल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रभावी संचार में अनुकूलनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल्स, यानी संघर्ष संकेत पैदा करने के लिए। दूसरा है टू मेंटेन फॉर्मेलिटी, यानी औपचारिकता बनाए रखने के लिए। तीसरा है टू बैलेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स, यानी मौखिक और गैर मौखिक तत्वों को संतुलित करने के लिए। और चौथा है टू रिलाई सोलली ऑन इम्प्लिसिट नेचर, यानी पूरी तरह से अंतर्निहित प्रकृति पर भरोसा करने के लिए। तो अडेप्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, प्रभावी संचार में अनुकूलनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच लीजिए। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टू बैलेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स, यानी मौखिक और गैर मौखिक तत्वों को संतुलित करना जो है ना, ये अडेप्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अडेप्टेबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ हम बैलेंस कर पाते हैं वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स को। देखिए कैसे कर पाते हैं, देखिए इन कम्युनिकेशन हम क्या करते हैं, अडेप्टेबिलिटी जो है ना उसका मतलब है क्या, एबिलिटी टू एडजस्ट। हम एडजस्ट करने की एबिलिटी हमारे अंदर कितनी है, उसी को हम एडेप्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक, और अपने अप्रोच को अगर हम टेलर कर पाते हैं, अपने टेलर्स वंस अप्रोच, अगर अपने अप्रोच को हम टेलर कर पाते हैं, किस चीज़ के बेसिस पे, आपके मैसेज का नेचर कैसा है। हमने पढ़ा था ना अभी कि कौन बेहतर कम्युनिकेटर होता है, वो अगर अपने मैसेज के नेचर के हिसाब से अपने तरीक़ों को बदल दे। ठीक है, और ऑडियंस के कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, आपका ऑडियंस की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका कॉमन सेंस कैसा हो, अगर उसको आपने समझ लिया, और कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है ये अगर आपने समझ लिया, तो आपने जो है ना अडेप्टेबिलिटी आप सीख जाओगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ये कह रहा है टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल्स, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों है, क्योंकि देखिए अडेप्टेबिलिटी जो है ना ये एनहेंस करना चाहता है कम्युनिकेशन को, इन्हेंस करना चाहता है किसको, कम्युनिकेशन को, और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नहीं क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी और बेहतर बनाना चाहता है, ना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहता है। और अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एडजस्टिंग टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए ना एडजस्ट करना, और इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। टू मेंटेन फॉर्मेलिटी जो है ना, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मेलिटी भले ही इंपॉर्टेंट हो कुछ सिचुएशंस में, लेकिन अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो फॉर्मेलिटी के बियॉन्ड जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जैसे कि टोन, लैंग्वेज और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना अडेप्टेबिलिटी में आ जाती हैं। आप अगर आपके ऑडियंस, आपका मान लीजिए आप माइक ख़राब हो गया, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया कि भाई आपको अब बिना माइक के ही बोलना है, तो आपने अपने पिच को हाई कर दिया, अपना टोन जो है वो बदल दिया। लैंग्वेज, अगर आपके ऑडियंस इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, आपने उस चीज़ को भांप लिया, तो आपने हिंदी में तुरंत स्विच कर लिया, तो यानी आपने अडाप्ट कर लिया है ना। तो इसीलिए टू मेंटेन फॉर्मेलिटी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्मेलिटी मेंटेन करने लगोगे तो फिर आप एक ही चीज़ पे स्टिक कर जाओगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है हमारा कि टू बैलेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट, तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर क्यों है, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी कम्युनिकेशन में जो है ना उसका मतलब यही होता है कि आप राइट बैलेंस पा सको बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और नुआंस मैसेज की डिलीवरी हो पाती है, बहुत ज़्यादा ना बेहतर मैसेज आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हो। ठीक, और हमारा जो आखिरी ऑप्शन है ये क्यों नहीं होगा, डी, टू रिलाई सोलली ऑन इम्प्लिसिट नेचर, क्योंकि देखिए अडेप्टेबिलिटी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लिसिट नॉन वर्बल क्यूज़ पे रिलाई नहीं कर सकता है। ठीक है, इम्प्लिसिट नेचर किसका होता है, नॉन वर्बल क्यूज़ का, और सिर्फ अगर आप नॉन वर्बल क्यूज़ पे ही डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको वर्बल का भी इस्तेमाल करना होगा, इसलिए ये बैलेंस की बात कर रहा है ना। तो इसीलिए
देखिए यहाँ पर डायनेमिक एडजस्टमेंट होता है जिसमें दोनों यानी वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट दोनों को यूज़ किया जाता है मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी मौखिक और गैर मौखिक तत्वों को संतुलित करना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में मैं डिस्कस किया हूँ, आपको समझ में आया हो। ये लेक्चर कैसा लगा आपको हमें व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर भी बताइए कि आपके कितने ओवरऑल स्कोर रहे आउट ऑफ 5। ये बैच कैसा लग रहा है, बैच में क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप अपना फीडबैक लगातार देते रहिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और इस लेक्चर में यहीं तक, ज्ञानस्थली क्लासेस को फॉलो करने के लिए और हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए, यहाँ तक इस क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।